Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Dr. Usman and you are watching Dentistry with Dr. Usman. आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है ट्रॉमा फ्रॉम ऑक्लूजन। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि ऑक्लूजन क्या चीज़ होती है। ट्रॉमा तो आपको पता होगा कि ट्रॉमा कोई भी डिसोरिएंटेशन बॉडी में होती है या चोट लगती है या हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर जब डिजीज या पैथोलॉजिकल कंडीशन में चले जाते हैं तो उसको हम ट्रॉमा कहते हैं। ऑक्लूजन कहलाती है जब आपके मैक्सिलरी टीथ और मैंडिबुलर टीथ जब आपस में ऑक्लूजन के अंदर आ जाते हैं। ऑक्लूजन हम कहते हैं जब हमारे मैक्सिलरी टीथ मीन जब हमारे मैक्सिलरी टीथ मैंडिबुलर टीथ से जब आपस में ज्वाइन होते हैं, जैसे ये आपस में ज्वाइन हुए हुए हैं, ये प्रॉपर अलाइनमेंट में ज्वाइन हुए हुए हैं, तो इसकी जो ज्वाइनिंग है इसको हम कहते हैं, ये प्रॉपर एक अलाइनमेंट में टीथ आ रहे हैं, ये ज्वाइन हुए हुए। तो इस ज्वाइन होने को जब इंटरकस्पेशन मींस जब आपस में मिले हुए होते हैं तो इसको हम कहते हैं ऑक्लूजन। ये रिलेशनशिप जो होता है ऑक्लूजन का, इसको अगर हम इसको बुकिश वे में डिफाइन करें तो बुक कहती है द रिलेशनशिप बिटवीन द मैक्सिलरी टूथ सरफेसेस विद in contact with the mandibular tooth surfaces, it's called occlusion। जब इस occlusion के अंदर कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस आती है या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है तो उसको कहते हैं ट्रॉमा फ्रॉम ऑक्लूजन। अब ट्रॉमा फ्रॉम ऑक्लूजन को हम इस नामों से भी जानते हैं, ऑक्लूजन ट्रॉमा भी कह सकते हैं, ट्रॉमाटोजेनिक ऑक्लूजन भी कह सकते हैं और पेरिडोंटल ट्रॉमा भी कह सकते हैं, क्योंकि हमारे टूथ के अराउंड जो स्ट्रक्चर होता है ये सारा हमारा पेरिडोंटल लिगामेंट्स कहलाता है, पेरिडोंशियम कहलाता है, जिसके अंदर हमारी गम्स के अंदर पीडियल फाइबर्स, बोन, सपोर्टिंग बोन जिसके अंदर टूथ आपका सॉकेट के अंदर है, उसके अराउंड जो स्ट्रक्चर होता है वो सारा पेरिडोंशियम कहलाता है। सबसे मेन चीज डिस्कस करने की वो ये है कि एडेप्टिव कैपेसिटी ऑफ पेरिडोंशियम। अब ये क्या चीज होती है? ये होती है कुदरती तौर पे जो अल्लाह पाक ने हमारे दांतों के अंदर जो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है उनके अंदर एक कैपेबिलिटी रखी है कि वो एक हद तक जो फोर्सेस हैं, जब हम दांतों को दांत से मिलाते हैं, जब हम खाना खाते हैं या हम बात करते हैं, हम कोई भी चीज को तोड़ते हैं, च्यू करते हैं दांतों से, तो वो जो फोर्सेस लगती है, जो ताकत लगती है दांतों में आपस में, उसको बर्दाश्त करने की कुदरती तौर पे एक सलाहियत रखी है अल्लाह पाक ने। अब उस सलाहियत से जब भी फोर्सेस जो हमारे दांतों के मिलाने की फोर्सेस है वो ज्यादा हो जाती है किसी भी वजह से, तो उसको हम ये जो पेरिडोंशियम की जो फोर्सेस बर्दाश्त करने की या उसको विदस्टैंड करने की जो एबिलिटी है उसको कहते हैं एडेप्टिव कैपेसिटी ऑफ पेरिडोंशियम। मींस हमारे दांतों के अंदर जब भी कोई हम हार्ड स्ट्रक्चर या फिर खाना खाते हैं या हम बात करते हैं या कोई भी चीज जोर से चबाते हैं तो उसके अंदर जो दांतों के सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है उसके अंदर एक बर्दाश्त होती है जो कि फोर्सेस को, जो ताकत लग रही होती है उसको बर्दाश्त करते हैं। अब ट्रॉमा फ्रॉम ऑक्लूजन जब कॉज होता है जब ये फोर्सेस जो बर्दाश्त करने की कैपेबिलिटी है आपके पेरिडोंशियम की उससे ज्यादा एक्सीड हो जाती है। अब उसके एक्सीड होने के लिए फैक्टर्स डिपेंड करते हैं। अब ये जो ऑक्लूजन फ्रॉम ट्रॉमा है ये किन किन वजूहात से होता है और क्या क्या फैक्टर होते हैं जो इन चीज पे डिपेंड करते हैं कि जिसकी वजह से ये चीजें हो जाती हैं। तो 4 मेजर फैक्टर्स होते हैं। नंबर 1 मैग्नीट्यूड, नंबर 2 डायरेक्शन, नंबर 2 ड्यूरेशन ऑफ फोर्सेस, नंबर 4 फ्रीक्वेंसी ऑफ फोर्सेस। अब सबसे पहले हम बात करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस का मतलब ये है कि लेट सपोज अगर हम ये दांत आपस में मिले हुए हैं तो हमारा जो मैंडिबल है, नीचे वाले दांतों को हम मैंडिबल कहते हैं, ऊपर वाले दांतों को मैक्सिला कहते हैं। तो हमारी जो ये मैंडिबल है आपका और ये आपका मैक्सिला है। अब मैक्सिला हमारा फिक्स पोजीशन पे रहता है, हमारी बोन्स के अंदर मैक्सिला मूव नहीं करता, मगर हमारा मैंडिबल जो होता है वो ऊपर की तरफ मूव करता है जब हम च्यू करते हैं या हम बात करते हैं। तो ये जो फोर्सेस होती है इसकी फोर्सेस का एक मैग्नीट्यूड है जो कि हमारे मैग्नीट्यूड को सिंपल वर्ड्स में आपको एक्सप्लेन किया जाए तो कितनी ज्यादा फोर्सेस लग रही हैं उसको मैग्नीट्यूड कहते हैं। अगर फोर्सेस का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा मीन ज्यादा फोर्सेस लग रही हैं, एक्सेसिव फोर्सेस
फोर्सेस लगेंगी तो फिर आपका जो पेरियोडोंटियम होता है, ये एक सिंगल टूथ को हमने यहाँ पे डिफाइन किया, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है नीचे का दांत को छोड़ के, ये पूरा पेरियोडोंटियम कहलाता है। बोन भी सपोर्टिंग के अंदर आती है, तो बोन इस सपोर्टिंग स्ट्रक्चर के अंदर ही काउंट की जाती है। तो जब हमारी फोर्सेस इंक्रीज हो जाती हैं, हमारे जो नॉर्मल मैग्नीट्यूड से, नॉर्मल ताकत से जब ज्यादा हो जाती है, जो विदस्टैंड कर सकता है हमारे पेरियोडोंटियम, जब उससे ज्यादा फोर्सेस हो जाती है तो हमारा पेरियोडोंटियम लूज होना शुरू हो जाता है। हमारे पेरियोडोंटियम के अंदर डिफरेंट लिगामेंट्स होते हैं जिनकी वजह से ये ज्वाइन होते हैं आपस में, इलोंगेटेड फाइबर्स होते हैं, तो उनकी वाइडनिंग हो जाती है। वाइडनिंग किस वजह से होती है? वाइडनिंग इस वजह से होगी कि जब आप एक्सेसिव फोर्स दे रहे हैं, फोर्स देने के बाद तो ट्रॉमा क्रिएट होता है। जब ट्रॉमा क्रिएट होता है तो वो चेंजेस करता है, क्योंकि वो फोर्सेस को डिस्पर्स करता है, फोर्सेस को डिस्ट्रीब्यूट करता है। जब वो उसको विदस्टैंड नहीं कर पाता आपका पेरियोडोंटियम, तो फिर वो बोन की तरफ फोर्सेस को और दूसरे लिगामेंट्स की तरफ फोर्सेस को देता है। तो इसको कहते हैं मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड से हम ये चीजें कंसीडर कर सकते हैं कि मैग्नीट्यूड फैक्टर की कितनी ज्यादा फोर्सेस लग रही है। नंबर 2 आपका होता है डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस। अब इसको समझने की यहाँ पे जरूरत ये है, लेट सपोज ये हमारा टूथ है, अभी इसके अंदर हमारी सिर्फ अपर की तरफ फोर्सेस लग रही है, मीन इसकी डायरेक्शन सिर्फ इस तरह की है, एक डायरेक्शन है। अब लेट सपोज अगर इस तरफ से, इधर से या फिर यूं करके लेटरली कोई फोर्सेस लगने लग जाएंगी, तो डायरेक्शन चेंज हो गई फोर्सेस की। अब ये फोर्सेस की डायरेक्शन चेंज किस वजह से होती है? अगर लेट सपोज किसी के दांत कुदरती तौर पे अलाइन नहीं है, अलाइनमेंट मींस ये प्रॉपर अलाइनमेंट कहलाती है टूथ की, कि आपका दांत जो है वो एक दांत से बिल्कुल प्रॉपरली जुड़ा हुआ है जब हम अपनी बाइट क्लोज करते हैं। मगर किसी किसी के दांत कुदरती तौर पे आगे पीछे या टेढ़े मेढ़े होते हैं, तो उसकी वजह से ये फोर्सेस की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। जब डायरेक्शन चेंज हो जाएगी तो फोर्सेस भी दांत पे जो है डिफरेंटली लगेंगी। मींस अगर ये टूथ है, अब इस पे अगर हम ऊपर से फोर्स लगा रहे हैं तो ये तो सही है कि सही डायरेक्शन में फोर्स, मगर अगर हम यहां से फोर्स देने लग जाएंगे या यहां से फोर्स देने लग जाएंगे तो मींस फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो गई। अब यहां पे फोर्स देंगे तो इस तरफ फोर्स ज्यादा लगेगी, तो यहां पे हो जाएगी थिनिंग ऑफ पीडियल फाइबर और यहां के होगी थिकनिंग ऑफ पीडियल फाइबर। नंबर 3 फैक्टर इज दैट ड्यूरेशन ऑफ फोर्सेस। अब ड्यूरेशन ऑफ फोर्सेस का मतलब ये, जब आप कोई बात करते हैं, आप खाना चबाते हैं, तो वो एक ड्यूरेशन है ना, उसका एक टाइम है, फिर आप लूज छोड़ देते हैं। जब आप कुछ खा नहीं रहे होते या आप कुछ चीजें चबा नहीं रहे होते या आप बात नहीं कर रहे होते, तो आप मुंह को लूज छोड़ देते हैं, मीन्स वो ऑक्लूजन के अंदर नहीं आता, फोर्सेस नहीं लग रही होती। अगर मुस्तकिल फोर्सेस लगती रहेंगी दांत के ऊपर, मीन ड्यूरेशन, टाइम ड्यूरेशन के लिए बढ़ गया, आप मुसलसल एक दांत पे फोर्सेस लग रही हैं, तो एक एडेप्टिव कैपेसिटी, जैसे हमने बात की थी, तो ये जो एडेप्टिव कैपेसिटी है, अगर ड्यूरेशन बढ़ जाएगा फोर्सेस का तो भी ये डिस्टर्ब हो जाती है। जब ड्यूरेशन इंक्रीज होगा मीन्स कि आपके दांतों पे ज्यादा टाइम तक फोर्स लग रही है। अब वो फोर्स किस वजह से हो सकती है ड्यूरेशन बढ़ जाए, या फिर आप कोई चीज ऐसी कंज्यूम कर रहे हैं जिसकी वजह से आप मुस्तकिल अपने दांतों को दबा के रखते हैं, या फिर लेट सपोज आपने कोई ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट करवाया है, या फिर आपके कोई दांतों में फिलिंग हुई थी तो गलत फिलिंग हो गई है, उसको हायर रख दिया गया है, जिसकी वजह से ऑक्लूजन में मुस्तकिल फोर्सेस पड़ रही हैं जब आप नॉर्मली बात नहीं भी कर रहे या खाना नहीं भी खा रहे। तो ये ड्यूरेशन फैक्टर इस तरह से डिफाइन किया जाता है। तो ये फैक्टर जो है इस तरह से इफेक्ट करता है ड्यूरेशन का। नंबर 3 एंड नंबर लास्ट, फ्रीक्वेंसी। अगर हम फ्रीक्वेंसी को सिंपल वर्ड्स में डिफाइन करें तो कितनी दफा फोर्सेस लग रही है, मींस नंबर ऑफ फोर्सेस अप्लाइड टू द टूथ सरफेसेस, कितनी दफा आपकी फोर्स लग रही है, कितने टाइम के लिए, कितनी बार बार फोर्स लग रही है दांत के ऊपर। तो ये 4 फैक्टर्स होते हैं आपके, जो हमारे टूथ की जो ट्रॉमा है उसकी वजह बनते हैं, कि इन चारों की वजह से कितनी देर, कितनी ज्यादा, कितनी, किस डायरेक्शन में फोर्सेस लग रही हैं, कितना ड्यूरेशन है और उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, कितनी। तो ये 4 चीजें जो होती हैं ये डिपेंड करती हैं, ये फैक्टर्स हैं कि ट्रॉमा फ्रॉम ऑक्लूजन के। अब हम बात करते हैं इनकी क्लासिफिकेशन के, ऑक्लूजन फ्रॉम ट्रॉमा कितने टाइप्स का होता है और हम किस तरह से इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले जो ट्रॉमा फ्रॉम ऑक्लूजन जो है वो एक्यूट
और क्रॉनिक के अंदर हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब अक्यूट के अंदर सबसे पहले नाम से ही डिस्क्राइब कर सकते हैं। अक्यूट मींस जो चीज फौरन से या फिर अभी अभी फिलहाल में हुई है, इसको ज्यादा दिन नहीं हुए, जो लॉन्ग टर्म ज्यादा अरसे के लिए नहीं हो रही है। अब इसकी वजूहत क्या होती हैं अक्यूट की? लेट सपोज अक्यूट की अगर हम एग्जांपल दें, अक्यूट ट्रॉमा, आपने कोई हार्ड स्ट्रक्चर जो है मुंह में चबा लिया जिसकी वजह से आपके दांतों के अंदर ट्रॉमा हो गया। बहुत सारे लोग होते हैं वो कोशिश करते हैं कि अखरोट मुंह से तोड़ने की कोशिश करते हैं, या फिर डिफरेंट हार्ड स्ट्रक्चर होते हैं वो भी चीजें चबाने की कोशिश करते हैं, तो उससे भी ऑक्लूजल ट्रॉमा हो सकता है। या फिर आप जब भी कोई भी हार्ड स्ट्रक्चर या इस तरह की चीजें चबाने की कोशिश करते हैं जो कि नहीं चबानी चाहिए, या फिर जो दांत का काम नहीं है, तो उससे ट्रॉमा फ्रॉम ऑक्लूजन हो सकता है। ऐसी कंडीशन में हम उसको कहेंगे एक्यूट ऑक्लूजल ट्रॉमा। ऐसी कंडीशन में हम उसको कहेंगे एक्यूट ऑक्लूजल ट्रॉमा। अब हम बात करते हैं क्रॉनिक ऑक्लूजल ट्रॉमा के बारे में। देखिए, क्रॉनिक के नाम से ही जाहिर है, क्रॉनिक मींस जो लंबे अरसे तक, लॉन्ग ड्यूरेशन के तक आपके दांतों के अंदर प्रॉब्लम कर रहा हो। अब लॉन्ग ड्यूरेशन के अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं? लेट सपोज जैसा हमने बात की थी कि आपकी कोई हायर फिलिंग हो गई है, आपके टूथ का स्ट्रक्चर टेढ़ा मेढ़ा है, मींस आपकी जो दांत है वो अलाइनमेंट में नहीं है, प्रॉपर टेढ़े मेढ़े हैं, तो उसकी वजह से फोर्सेस, इंटर फोर्सेस जो है वो ज्यादा लगती हैं, या उनकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। ये सारी चीजें जो है वो क्रॉनिक के अंदर आती है। ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट, जो ब्रेसेस होते हैं, किसी के जो अप्लायंस लगते हैं, प्रोस्थेसिस होते हैं डिफरेंट, वो लगते हैं, तो उनकी वजह से जो फोर्सेस लग रही होती हैं वो क्रॉनिक फोर्सेस कहलाएंगी। नंबर 2, दूसरे तरीके से हम क्लासिफाई जो कर सकते हैं वो करते हैं हम प्राइमरी और सेकेंडरी और कंबाइंड। अब यहाँ पे ये चीज समझने वाली है, प्राइमरी ऑक्लूजल ट्रॉमा हम उसको कहेंगे जिसके अंदर, ये हमने आपको बताया, ये आपका पेरियोडोंशियम है, पूरा टूथ को हटा के बाकी रूट, टूथ और रूट को हटा के जितना स्ट्रक्चर है पेरियोडोंशियम कहलाता है। अगर आपकी ऑक्लूजल फोर्सेस ज्यादा है और ट्रॉमा क्रिएट हो रहा है और आपके पेरियोडोंशियम की लेंथ इंटैक्ट है, मींस लेंथ आपकी सेम है, जितनी होती है नॉर्मली उतनी है, तो हम इसको कहेंगे प्राइमरी ऑक्लूजल ट्रॉमा। इसके अंदर थिनिंग हो जाती है आपकी पीडियल फाइबर्स की, ये इसकी नॉर्मल विड्थ है, अब ये नॉर्मल विड्थ से थिन हो जाएगा, पतला हो जाएगा, मगर आपके लिगामेंट्स की जो आपके पेरियोडोंशियम की लेंथ है वो सेम रहेगी, बिल्कुल इंटैक्ट रहेगी। अब तक हमने बात की प्राइमरी ट्रॉमा फ्रॉम ऑक्लूजन क्या होता है। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी ट्रॉमा फ्रॉम ऑक्लूजन को डिफाइन करने का तरीका यह होता है, जब भी आपका ये पेरियोडोंशियम की लेंथ, ये नॉर्मल लेंथ है, अगर ये लेंथ रिड्यूस हो के इतनी सी रह जाए दोनों साइड पे, और आपकी जो फोर्सेस हैं, पहले प्राइमरी में क्या था कि फोर्सेस ज्यादा थी मगर आपके जो लिगामेंट, जो आपके स्ट्रक्चर सपोर्टिंग थे, उनकी लेंथ सही थी। अब दूसरे के अंदर फोर्स आपकी ज्यादा नहीं है मगर आपकी जो लेंथ है, टिश्यूज हैं, जो सपोर्टिंग टिश्यूज हैं, उनकी लेंथ कम हो गई है, वो अपनी जो जगह है उन्होंने लूज कर दी है, तो इस वजह से आपको जो सेकेंडरी ट्रॉमा फ्रॉम ऑक्लूजन हो सकता है। अब वो जो रिसीडिंग हुई थी वो किसी भी वजह से हो सकती है, ये जो आपकी लेंथ कम हुई थी पेरियोडोंशियम की, हो सकता है कि कोई ना कोई डिजीज हो टिश्यू की, या कोई और कंडीशन हो, या फिर आप डिफरेंट चीजें ऐसी कंज्यूम करते हो जिसकी वजह से आपके गम्स और पेरियोडोंशियम जो है पहले से ही पैथोलॉजिक कंडीशंस के अंदर है। इसी क्लासिफिकेशन का तीसरा हिस्सा है कंबाइंड। कंबाइंड के अंदर क्या होता है, यहाँ पे आपकी जो लिगामेंट है वो भी, उसकी लेंथ भी रिड्यूस रहेगी और फोर्सेस भी ज्यादा रहेंगी, ऊपर से ऑक्लूजल फोर्सेस भी ज्यादा लगेंगी। अब इस कंडीशन के अंदर क्या होता है, बोन रिजॉर्प्शन भी होती है, थिनिंग ऑफ पीडियल फाइबर्स भी होती है, और टूथ मोबिलिटी भी आपको फाइंडिंग्स में आती है इस थर्ड वाले केस के अंदर, कंबाइंड के अंदर। तो हम जल्दी से तीनों को रिवाइज कर लेते हैं। प्राइमरी के अंदर हमारी ऑक्लूजल फोर्सेस जो थी वो एक्सेसिव थी, मीन ज्यादा थी, और पेरियोडोंशियम जो था वो थिन हो गया था मगर उसकी लेंथ जो थी वो इंटैक्ट थी। सेकेंडरी के अंदर हमारी जो पेरियोडोंशियम की लेंथ थी वो रिड्यूस हो गई थी, और हमारी फोर्सेस जो थी वो इंटरमिटेंट थी, मीन्स नॉर्मल फोर्सेस थी। थर्ड कंबाइंड के अंदर हमारी जो लेंथ है पेरियोडोंशियम की वो भी रिड्यूस हो गई है, और हमारी फोर्सेस जो है वो भी एक्सेसिव हैं, या तो वो डायरेक्शन में चेंज होगी या किसी भी सूरत में चेंज हो सकती है, मगर फोर्सेस एक्सेसिव होती हैं। अब हम बात करते हैं इनके साइंस एंड सिम्टम्स के, कि हमारे पास जब पेशेंट आता है तो हमें उसके क्या क्या वो बताता है, प्रॉब्लम्स क्या, उसको क्या प्रॉब्लम है, और हमें क्लिनिकली और रेडियोग्राफिकली क्या क्या फाइंडिंग्स मिलती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं क्लिनिकल फाइंडिंग्स की। क्लिनिकल फाइंडिंग्स वो होती हैं जो हम बज़ाहिर
आदमी हमें देख के या पेशेंट्स हमें देख के बता रहा होता है कि हमें ये प्रॉब्लम हो रही है या हमें जो आंखों से दिख रही होती है नेकेड आई से। अब क्लिनिकल फाइंडिंग्स के अंदर आपको ब्लीडिंग मिल सकती है गम्स के अंदर से, पेशेंट आपको च्यूइंग के टाइम पे पेन की कंप्लेन करेगा, आपको उसके टूथ की डिसओरिएंटेशन और रिसीडिंग ऑफ द गम्स, ये 3 चीजें मोस्ट कॉमन होती हैं जो हमें मिल रही होती है पेशेंट के जब वो क्लिनिकली हमारे पास आता है ट्रॉमा फ्रॉम ऑक्लूजन के लिए। और वो हमें ये कंप्लेन जरूर करता है कि उसके दांत ज्यादा हिलते हैं, मींस बहुत जल्दी उम्र के अंदर भी हिलने लग जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रेडियोग्राफिक एंड हिस्टोलॉजिकल फाइंडिंग्स होती हैं। देखिए हिस्टोलॉजिक, अब रेडियोग्राफिक फाइंडिंग्स के अंदर आपको क्या मिलता है, हमें रेडियोग्राफिक फाइंडिंग्स के अंदर मिलता है बोन रिजॉर्प्शन, क्योंकि रेडियोग्राफ के अंदर हम बोन देखते हैं। अब बोन के अंदर हमारे जब रिजॉर्प्शन हो रही है, जब हम एक फोर्स लग रही है, एक्सेसिव फोर्स ज्यादा लग रही है, इरेगुलर फोर्स जो कि नॉर्मल नहीं है, तो हमारी जो दांत की बोन है जिसके अंदर दांत फिट हुआ है, ये बोन जो है ये आहिस्ता आहिस्ता रिजॉर्व होना शुरू हो जाती है, ये कम हो जाती है, या इसके अंदर हमें इस तरह से होल्स नजर आने लग जाते हैं, मींस लेस डेंस रह जाती है, इतनी डेंसिटी कम हो जाती है बोन की, क्योंकि आप कंप्रेस कर रहे हो उसको, वो डिस्टॉर्टेड हो रही है। कांस्टेंट प्रेशर अगर आप किसी चीज पे भी दोगे तो वो चीज जो है अपनी जगह छोड़ देती है और अपने स्ट्रक्चर को चेंज कर लेती है। रेडियोग्राफिकली हमें ये फाइंडिंग्स मिलती हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट रेडियोग्राफिकली हमें क्या मिलती है, हमें रोटेशन और डिसओरिएंटेशन ऑफ टूथ भी मिलती है, मींस अगर टूथ के ऊपर अगर जो हमने यहाँ पे बात की थी कि अगर डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस चेंज हो किसी भी वजह से, अगर आपके दांत टेढ़े हैं, दांत अलाइनमेंट में नहीं है, दांत सीधे नहीं है, उसकी वजह से अगर फोर्सेस है उनकी डायरेक्शन टेढ़ी लग रही है, जिसकी वजह से एक साइड से बोन रिजॉर्प्शन मिलेगी आपको और आपको टूथ मोबिलिटी भी नजर आती है। आपको टूथ की ओरिएंटेशन जो होती है वो भी डिस्टॉर्टेड नजर आती है, मींस अगर दांत पहले आपके दांत में स्ट्रेट था और अगर उसके ऊपर ट्रॉमा फ्रॉम ऑक्लूजन का कोई पेशेंट आएगा रेडियोग्राफिकली तो हमें उसकी दांत टिल्टेड मिलेंगे, या तो लेफ्ट साइड पे टिल्ट होंगे या फिर रोटेटेड मिलते हैं अक्सर। मेन इंपॉर्टेंट थिंग हिस्टोलॉजिकल चेंजेस, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हिस्टोलॉजिकली क्या क्या चेंजेस होती है। अगर आप माइक्रोस्कोप से इसकी हिस्टोलॉजिक चेंजेस देखें ऑक्लूजन फ्रॉम ट्रॉमा के पेशेंट के अंदर, अगर हम हिस्टोलॉजिकली टीएफओ के पेशेंट के अंदर फाइंडिंग्स करें तो हमें सबसे पहले 3 स्टेजेस के अंदर हम हिस्टोलॉजिक चेंजेस को डिफाइन करते हैं। नंबर 1 स्टेज 1 कहलाता है इंजरी। तीन स्टेजेस में डिफाइन करते हैं। नंबर 1 कहलाता है इंजरी, नंबर 2 स्टेज 2 के अंदर होता है रिपेयर, स्टेज 3 के अंदर होता है रीमॉडलिंग। अब नंबर 1 स्टेज 1 के अंदर क्या हो रहा है इनको हम डिटेल में डिस्क्राइब करते हैं। नंबर 1 स्टेज के अंदर हमने बताया इंजरी हो रही है। अब इंजरी किस वजह से हो रही है, इस वजह से हो रही है जब भी हमारी फोर्सेस जो है नॉर्मल फोर्सेस से ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगी तो हमारे दांतों के अंदर इंजरी हो जाती है, हमारे पेरिडोंटल लिगामेंट्स के अंदर इंजरी हो जाती है, डिस्ट्रक्शन ऑफ पेरिडोंटल फाइबर्स जो है वो फाइंडिंग्स होती है। अब जो पहला स्टेज है उसके अंदर हमें हिस्टोलॉजिकल चेंजेस क्या मिलती हैं, जैसा हमने बात की आपके जो ये पीडियल फाइबर्स थे, ये लिगामेंट्स थे, ये इनकी शेप चेंज होती है, इनकी विड्थ चेंज हो जाती है ताकि ये उसको ज्यादा विदस्टैंड कर सके। जैसा हमने बताया था कि एडेप्टिव कैपेसिटी एक हद तक हमारा टूथ जो है वो उन फोर्सेस को बर्दाश्त करने की कोशिश करता है कि वो आपके टूथ के स्ट्रक्चर को, टूथ की जो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है वो डिस्टॉर्ट या डिस्ट्रॉय ना हो सके। मगर जब ये फोर्सेस इंक्रीज हो जाती हैं एडेप्टिव कैपेसिटी से तो फिर आपके पीडियल फाइबर्स के अंदर चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं, थिनिंग ऑफ पीडियल फाइबर्स हो जाती है, आपकी जो लिगामेंट्स हैं जिनसे टूथ को अटैच किया हुआ होता है पेरिडोन्शियम ने वो लूज होना शुरू हो जाते हैं या उनकी चेंजेस आ जाती है, वो नंबर इंक्रीज कर लेते हैं अपने ताकि वो और ज्यादा सपोर्ट दे सके टूथ को। अब नंबर 2 आ जाता है रिपेयर। रिपेयर के अंदर क्या होता है, जब आपकी बोन रिजॉर्प्शन हो जाती है। बोन रिजॉर्प्शन किस तरह से होती है, बोन रिजॉर्प्शन इस तरह से होती है कि जब आपने एक्सेसिव एक जगह पे फोर्स दे रहे हैं तो आहिस्ता आहिस्ता वहां से बोन
रिजॉल्व होना शुरू हो जाती है, उसके अंदर रिपेयर प्रोसेस भी। रिपेयर प्रोसेस के अंदर ये होता है, कुदरती तौर पे अल्लाह ने हमारी बोन्स के अंदर ये सलाहियत रखी है जॉस की, कि जब भी कोई ट्रॉमा होता है या फ्लूजन, तो बोन फॉर्मेशन भी होती है साथ साथ बोन रिजॉर्प्शन के। अब बोन रिजॉर्प्शन अगर होगी तो उसके साथ साथ जब ट्रॉमा हुआ है तो बोन फॉर्मेशन होगी, मगर ऑक्लूजल फोर्सेस तो मिल रही हैं, तो बोन फॉर्मेशन, बटरसिंग ऑफ द बोन फॉर्मेशन कहलाती है, वो होगी आपके टूथ के अराउंड स्ट्रक्चर में या फिर आपके मैंडिबल या मैक्सिलरी रीजन के अंदर, यहाँ पे बोन फॉर्मेशन हो जाती है, एक्सेसिव बटरसिंग ऑफ बोन कहते हैं। ये वो प्रोसेस है जो टूथ कुदरती तौर पे बॉडी विदस्टैंड करने के लिए करती है हमारे ट्रॉमा से। थर्ड स्टेज के अंदर क्या होता है, रिमॉडलिंग। अब लेट सपोज वो जो फोर्सेस थी वो किसी भी तरह से रिड्यूस नहीं हो सकती, आपके से कोई कंडीशन ऐसी है जिसकी वजह से आपके दांतों की अलाइनमेंट ऐसी है, या कोई ना कोई ट्रॉमा ऐसा है जिसकी वजह से फोर्सेस एक्सेसिव लगी रही हैं। तो ये जो एडेप्टिव कैपेसिटी की बात हमने की थी, ये अपने आप को रिमॉडल करने की कोशिश करता है कि वो जो जिस तरह की शेप, जिस तरह की फोर्सेस लग रही है, उसी तरह से वो शेप इख्तियार कर लेता है, ताकि वो आगे उसी तरीके से आपकी बॉडी, आपके टूथ जो है परफॉर्म कर सके। जैसे हमारी बॉडी जब हम जिम करते हैं या हम कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, तो स्लोली स्लोली वो उसी तरह की बॉडी बन जाती है। इसी तरीके से हमारी बोन के अंदर भी अल्लाह ने ये सलाहियत रखी है कि अगर वो हमें एक्सेसिव फोर्स मुस्तकिल ही पड़ती रहेंगी और वो हटेंगी नहीं वहां से, तो फिर वो बोन जो है रिमॉडल करना शुरू कर देती है। और रिमॉडलिंग के अंदर क्या होता है कि अगर लेट सपोज बोन की फोर्स यहाँ से पड़ रही थी, तो आपकी जो बोन हिस्सा है, ये जितना ऐसे ट्रेबिकुली होते हैं, ये रिड्यूस होना शुरू हो जाते हैं। ये रिड्यूस होंगे तो बोन की स्ट्रेंथ कम होगी। जब बोन की स्ट्रेंथ कम होगी तो वो जल्दी अपने दांत को छोड़ देगा, मींस आपके दांत हिलने लग जाएंगे। ये जो थर्ड स्टेज होता है, इसके अंदर आपको थिकनिंग ऑफ पीडियल मिलती है, नंबर 2 टूथ मोबिलिटी मिलती है, नंबर 3 आप लोगों को इसके अंदर अपना पेरिडोंशियम की जो लेंथ होती है, जैसा हमने बात की, वो रिड्यूस हो जाती है। अभी तक हमने इस वीडियो के अंदर आज के टॉपिक में डिस्क्राइब किया है कि ट्रॉमा फ्रॉम ऑक्लूजन क्या होता है, एडेप्टिव कैपेसिटी ऑफ पेरिडोंशियम क्या होती है, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो इसको इफेक्ट करते हैं, क्या क्या इसकी क्लासिफिकेशन होती है, और इसके साइंस एंड सिम्टम्स। हमने इसके हिस्टोलॉजिकल पैटर्न को भी डिफाइन किया है और हमने क्लिनिकल फाइंडिंग को भी डिफाइन किया है। हमने इस टॉपिक को इस तरह से डिफाइन करने की कोशिश की है कि कोई अगर जो मेडिकल प्रोफेशन से ताल्लुक नहीं रखता, तो वो भी इस चीज़ को समझ सके और ग्रैस्प कर सके और उससे फ़ायदा हासिल कर सके, और अगर कोई मेडिकल स्टूडेंट है वो भी देख रहा है तो वो भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकता है। लेट सपोज अगर आपका कोई भी एग्जाम हो मेडिकल के लिए, उसके अंदर ये क्वेश्चन आता है, और अगर आपने ये वीडियो देखी है और आप अपने वर्डिंग में भी अगर ये सारी चीजें लिख देंगे, तो आपको उसके पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, आपको समझ में आनी चाहिए चीजें। बाकी लिख तो स्टूडेंट जो है वो अपने दिमाग से ही होता है, अपनी वर्डिंग्स के अंदर भी लिख सकता है, मगर मेन चीज ये होती है कि आपको टॉपिक समझ में आना चाहिए और आप उसको डिस्क्राइब कर सके। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी और आपको स्टडी के अंदर काफी हेल्प मिलेगी। हमारी आज की वीडियो ट्रॉमा फ्रॉम ऑक्लूजन यहीं तक थी। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आप लोगों के लिए हेल्पफुल प्रूव होगी। और अगर वीडियो हेल्पफुल हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर।